Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पे इस चैनल पे आपको 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट रेगुलरली अपडेट होता जा रहा है. तो आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सेट्स. चैप्टर 1 जो है हमारा सेट्स उसे डिस्कस करने वाले हैं, राइट. और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 4. बेसिकली हम पार्ट 1, 2 और 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. अगर आपने नहीं देखा है तो उसका हम लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उससे आप जरूर देखना क्योंकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो भी कॉन्सेप्ट्स हमें रिक्वायर्ड है. साथ ही हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम, यूनियन एंड इंटरसेक्शन. तो आज हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो वेन डायग्राम से रिलेटेड है. आप लोगों को कई बार डाउट होता है सर वेन डायग्राम कैसे बनाना है, बहुत डाउट्स आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. बिल्कुल भी घबराना नहीं है क्योंकि आज की क्लास में आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज वेन डायग्राम. तो देखो वेन डायग्राम बेसिकली जो है हमारे कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे डिफरेंस ऑफ सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन. इन बेसिक ऑपरेशंस को हम वेन डायग्राम के थ्रू मींस एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज ऑलवेज अ इजीएस्ट अप्रोच. ठीक है. तो बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारे सेट होंगे वो डिफाइंड होते हैं अंडर द रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल के अंदर हम उसको डिफाइन करते हैं. अब जो ये हमारा रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल क्यों बनाया जाता है? ये जो रेक्टेंगल होता है हमारा, ये डिफाइन करता है, आपको पता होगा प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था, यूनिवर्सल सेट. तो जिसके अंडर में सेट की कंडीशंस डिफाइंड होती हैं, मतलब सेट ए बी सी जितने भी सेट हैं उनके पास क्या क्या पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट उनके रेस्ट्रिक्शंस कौन डिसाइड करता है, उनकी कंडीशंस कौन डिसाइड करता है? यूनिवर्सल सेट. तो हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है. इस यूनिवर्सल सेट के ऊपर कंडीशन कुछ भी हो सकती है, सारे इंटीजर्स ले लो, सारे नेचुरल नंबर्स ले लो, जो भी डिपेंड करता है एज पर द क्वेश्चंस. अब यहाँ पे अपने पास क्या होता है, यहाँ हम जो सेट होते हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेट्स, जैसे हमारा सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया, राइट. यहां हमने सेट बी ले लिया. अब ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये दोनों मेरे दो सेट है, सेट ए और ये सेट बी. अब जो मेरे सेट हैं उनके एलिमेंट्स जो होते हैं, ये पहले हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सर्किल. अब किसी पर्टिकुलर सेट में हमारे पास एलिमेंट हो सकते हैं. लेट्स सपोज सेट ए के पास एलिमेंट है 1 2 3. ठीक है. अब आप बोलोगे सर आपने इनको इंटरसेक्ट क्यों करवाया? जब भी इंटरसेक्ट होता है मतलब कुछ कॉमन एलिमेंट है, अभी आपको पता चल जाएगा. और सेट बी जो है उसके पास लेट्स सपोज एलिमेंट है दैट इज 2 3 4. अब अगर मैं देखूं तो सेट ए के पास कौन से एलिमेंट है और सेट बी के पास कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 2 3 4. दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है? यस सर, दोनों में कॉमन आ रहा है सर 2 और 3. तो ये जो 2 और 3 है दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये पोर्शन जो है मेरा, ये वाला पोर्शन मेरा जो है दोनों में कॉमन पोर्शन है, राइट. इट मीन्स 2 और 3 दोनों में कॉमन एलिमेंट है. इधर तरफ कौन है? ए, सेट ए. तो सेट ए का एलिमेंट 1 भी इधर हमने नोट कर दिया. उधर तरफ कौन है? सेट बी, जिसका एलिमेंट 4 ड्यू है, उसको हमने कर दिया. तो अगर मैं सर्किल बी को देखूंगा तो एलिमेंट आ रहे हैं 2 3 4. सर्किल ए को देखूंगा तो एलिमेंट आ रहे हैं मेरे पास 1 2 3. और ये जो कॉमन रीजन है, इस कॉमन रीजन को ही हम बोलते हैं क्या? इंटरसेक्शन, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट. तो इसको बोलते हैं बेसिकली इंटरसेक्शन. ये दोनों के बीच में जो पोर्शन आया हमारे पास, ये दोनों के बीच में जो पोर्शन आया हमारे पास, इसी पोर्शन को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन. क्या बोलते हैं? यही पोर्शन हमारा होता है इंटरसेक्शन. ध्यान रखना, इंटरसेक्शन इज नथिंग बट द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी. ए और बी दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट होते हैं. अब आपने देखा होगा कई बार अगर मैं दोनों सेट को कंबाइन, जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं, यहां पे बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं. जैसे अपनी क्लास के अंदर रोल नंबर 1 था क्लास में, वो चाय पीता है. मतलब जो सेट ए है ये सारे वो लोग हैं जो टी पीते हैं. क्या पीते हैं? टी. टी मतलब चाय, चाय पीते हैं ये लोग. ये वो लोग हैं जो कॉफी पीते हैं. क्या पीते हैं? दे आर द पर्सन हु यूज्ड टू टेक कॉफी. सेट बी के जो लोग हैं वो कॉफी पीते हैं. सेट ए के जो लोग हैं वो चाय पीते हैं. और इनके अलावा हमारे पास टोटल रोल नंबर थे 10. कितने थे? 10. इनके अलावा रोल नंबर हमारे पास जो है 5 6 7 8 या टोटल 6 ले लो रोल नंबर. तो 5 और 6 ये ना तो चाय पीते ना कॉफी, मतलब इन सर्किल के बाहर हो गए. ये सर्किल से क्या है? बाहर. अब मैं आपसे बोलूं कि चाय पीने वाले लोग कितने हैं? 3.
कॉफी पीने वाले लोग कितने हैं? 3। टोटल लोग कितने हैं? आप बोलोगे सर 6, लेकिन 6 में 2 लोग तो वो है जो चाय कॉफी पीते ही नहीं है। टोटल तो 6 हो गए, बट अगर मैं मान लो इनको हटाई दूं, लेट्स सपोज इनको हटाई देता हूं कि ऐसा कोई भी लोग नहीं है जो चाय कॉफी पीते ही नहीं है, लेट्स सपोज, तो मेरे पास अब यूनिवर्सल सेट भी मेरा 4 हो गया। मेरे यूनिवर्सल सेट में टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 4। मैंने यूनिवर्सल सेट में बोल दिया कि टोटल 4 एलिमेंट है, मतलब टोटल 4 बच्चे हैं हमारी क्लास में। एक कोचिंग क्लास है या एक टीचर्स का ग्रुप है। अब टीचर्स के ग्रुप में 3 टीचर्स चाय पीते हैं, 3 टीचर्स कॉफी पीते हैं। लेकिन आपने एक चीज नोट की, अगर मैं जब चाय की बात करता हूं तो एक कलेक्शन बना दिया हमने, ए कलेक्शन बनाया। जब हमने कॉफी की बात की हमने कलेक्शन बनाया, बी। लेकिन हमने बोला कि टोटल ऐसे 6 लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर देखोगे तो 2 और 3 वो लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। अब अगर मैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे चाय और कॉफी दोनों ऑफर की जाए किसी रेस्टोरेंट में, और आपको बोला जाए क्या चाय पियेंगे या कॉफी, अब दोनों ये नहीं पी सकते एट अ टाइम। जैसे आप एक बार में सिप ले रहे हैं तो आप चाय पियोगे कॉफी, ऐसा थोड़ी मिक्स करके पियोगे, नहीं। तो अब काउंटिंग जो होगी, हमें अगर ऑर्डर देना है कि एक पर्सन के लिए एक डिश आएगी या एक कोई आप चाय या कॉफी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप चाय और कॉफी में से कुछ एक चीज ऑर्डर कर सकता है एक पर्सन, तो या तो रोल नंबर 2 चाय कॉफी ऑर्डर करेगा या फिर कॉफी, रोल नंबर 3 या तो चाय ऑर्डर करेगा या फिर कॉफी। इसका मतलब ये हुआ इंटरसेक्शन, मतलब ये वो लोग हैं जो चाय और कॉफी पीते हैं। कौन? 2 और 3। लेकिन अगर मैं बात करूं 1 जो मेरा एलिमेंट 1, ये वो एलिमेंट है जो ओनली, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं ओनली टी, ये है बोथ टी एंड कॉफी। ये वो लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों ही पीते हैं, ठीक है। अब मैं अगर 4 की बात करूं तो 4 वो एलिमेंट है जो सिर्फ कॉफी पीता है, ओनली कॉफी। क्या पीता है ये? ओनली। देखो ये आगे बहुत काम आएगा, ओनली का कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा, इसलिए ध्यान रखना। तो अगर मैं बात करूं ओनली चाय पीने वाले लोग, रोल नंबर 1। ओनली कॉफी पीने वाले लोग, रोल नंबर 4। चाय और कॉफी दोनों पीने वाले लोग, रोल नंबर 2 और 3। अब टोटल लोग कितने हो गए? 1 2 3 4, टोटल 4 लोग ही हैं, जो कि कैलकुलेशन हमारी ऐसे ही सही होगी, राइट। तो अब हमने क्या देखा? हमने एक चीज नोट करी यहां पे कि इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन। अच्छा, अब अगर मान लूं कि ऐसा हो कि यहां पे हम आपको ऐसे बोले कि आप चाय और कॉफी दोनों ही चीजें ले सकते हो, जो लेना वो लो, या फिर आपको कुछ भी, आप जो भी आप पीते हो, चाय पीते हो चाय ले लो, कॉफी पीते हो कॉफी ले लो, चाय और कॉफी पीते हो दोनों ले लो। अब उस केस में सारे लोगों को अगर मुझे कंबाइंड करना हो कि वो सारे लोग लेके आ जाओ जो चाय पीता है या कॉफी पीता है या कुछ भी पीता है, ठीक है। अगर मुझे पूरा ग्रुप बनाना है एक, अभी ये मैंने क्या पूछा, अभी ये जो ग्रुप था, मैंने जो ग्रुप बनाया, ये वो ग्रुप है जो या तो चाय पीता है, ये वो है जो सिर्फ चाय पीता है, ये वो है जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ कॉफी पीते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो लोग जो एटलीस्ट 1 चीज पीते हैं, या तो चाय या कॉफी या दोनों, तो अगर मैं बात करता हूं एटलीस्ट 1 थिंग की बात हो, ईदर टी और कॉफी या फिर दोनों में से कुछ भी, तो ऐसे जो लोग हैं वो सारे आ जाएंगे 1 2 3 4। ये वो सारे लोग हैं या तो ये एक चीज पीते हैं, ईदर 1 थिंग, एटलीस्ट 1 थिंग, या फिर आप बोल दो ईदर टी और कॉफी, कम से कम एक चीज पीते हैं। 2 पीते हैं तो भी चलेगा, दोनों चीजें पीते हैं तो भी चलेगा। तो उसका अगर मैं ग्रुप बनाऊं तो इसमें देखो, चाय पी रहा है वो भी इसमें आएगा, कॉफी चाय पीता है वो भी इसमें आएगा, और कॉफी पीता है वो भी इसमें आएगा। मीन्स हमें वो सारे लोग इकट्ठे करने हैं जो या तो चाय पीता है या कॉफी पीता है या दोनों पीता है। तो ऐसे जो ऑपरेशन होता है उसको बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। ध्यान रख लेना, यूनियन। और यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक कर्व यूनियन होता है। लेकिन आप बोलोगे सर यूनिवर्सल और यूनियन में क्या फर्क हुआ? देखो, यूनिवर्सल में अगर आप सेट बनाते हो तो आप इसको पूरा यू, प्रॉपर यू बनाते हो और ऊपर ऐसे लाइन बना देते हो, ऐसे, या पूरा ऐसे बना के फिर ऊपर लाइन बना देते हो, तो यूनिवर्सल हो गया। या फिर आपने कई बार ऐसे भी देखा, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, यूं ही बनता है। या फिर आप ये दोनों ऑपरेशन तो यूनियन के हो गए, लेकिन यूनियन के लिए आप सीधा यू बना दोगे, कोई ऊपर लाइन वगैरह नहीं बनानी।
ये होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मैंने बोला था, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो जैसे हम इसको लिखना चाहें तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें वर्ड से पता चलता है, कई बार अगर मेरे पास कहीं वर्ड आता है एंड, यू लाइक टी एंड कॉफी, दोनों चीजें चाहिए मुझे, टी एंड कॉफी वाले लोग, तो एंड वाला ऑपरेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। और जहां भी और आ जाता है, और यू लाइक टी और कॉफी और बोथ, तो उस केस में हम बोलते हैं यूनियन। तो इसको हम बोले तो ये वैल्यूज जो मेरे पास निकल के आई है, ये है मेरी ए यूनियन बी। क्लियर है बात, समझ आ गई अच्छे से? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे जाकर हम अच्छे से इसको और समझेंगे। क्लियर? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारी चीज आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब देखो यूनियन की बात करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि यूनियन जो होता है, अपना यूनियन जो होता है वो क्या होता है, हम इसको यूजुअली डिफाइन करते हैं ऐसे, यूनियन, ये सिंबल है। और यूनियन बेसिकली यूज होता है और के कॉन्सेप्ट में। कई बार हम वर्ड देखते हैं और, जैसे आपको कई बार वर्ड प्रॉब्लम्स मिल जाएगा एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन वर्ड मिल जाएगा, या फिर ईदर वन और टू और थ्री, मतलब ईदर का कॉन्सेप्ट भी मिल जाता है, ईदर वन और टू, जैसे ईदर ए और बी। तो ऐसी बातों के लिए भी हम यूज करते हैं यूनियन को। यूनियन मीन्स कंबाइंड ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर, जितने भी लोग हैं सबको एक साथ ले आओ, जितने मेरे सेट है, चाहे सेट ए है सेट बी है, वो सारे सेट के एलिमेंट्स को टुगेदर कंबाइंड करना। कंबाइंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल सेट्स, जितने मेरे पॉसिबल सेट्स हैं उन सारे सेट्स के एलिमेंट्स को एक साथ लेके आओ, चाहे उनमें कॉमन है चाहे उनमें कॉमन नहीं है। अब जैसे हम बात करते हैं यहां पे, तो अगर हम यहां देखें तो मेरे पास पहला केस है ए यूनियन बी निकालना, जब मेरे पास व्हेन नथिंग इज कॉमन, जब कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। तो देखो दोनों सर्किल मेरे क्या है, सेपरेट है। सेपरेट मतलब दोनों बीच में कुछ कॉमन नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे ना, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ए के पास में है एलिमेंट 1 2 3 और बी के पास एलिमेंट है दैट इज 5 6 7। अब इसके बाद देखो तो ये 1 2 3 ये एलिमेंट हमने सेपरेट करके लिख दिया, अंदर ही, अंदर कॉमन नहीं लगता क्योंकि अंदर ही एलिमेंट्स है, ठीक है। ये तीन एलिमेंट मेरे पास है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या है 5 7 6, तो इनके बीच में इंटरसेक्शन क्या है 5 है। इसका मतलब मुझे सारे एलिमेंट जो मेरे पास होगा ए यूनियन बी, अगर मैं देखूं तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, यूनियन में यही होता है, सारे एलिमेंट को एक साथ लेके आना। तो सारे एलिमेंट एक साथ लेके आना मतलब सारे एलिमेंट क्या हो गए 1 2 3 5 6 7। तो दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी, नथिंग एल्स। आराम से, बहुत इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट, इसमें अगर देखें यहां पे देखो वेन डायग्राम के साथ एग्जांपल भी बता रहा हूं ताकि इजीली समझ में आ जाए। यहां देखिए अगर हम, तो यहां बोल रहे हैं व्हेन समथिंग इज कॉमन, समथिंग इज कॉमन मतलब मान लो एक सेट है ए के पास एलिमेंट है 1 2 3 और बी के पास एलिमेंट है दैट इज 3 4 5। अगर मैं देखूं तो इसके पास और इसके पास में एलिमेंट क्या कॉमन है, ओनली वन एलिमेंट इज कॉमन दैट इज 3 कॉमन है सिर्फ। इसके पास एलिमेंट क्या है 1 2, तो इसके बन गया 1 2 3। अब 4 5 किस में आएगा, इसमें। अब अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो मुझे सारे एलिमेंट लाना है, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मैंने क्या बोला था, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो सारे एलिमेंट एक साथ लाने हैं। बेटर होता है कि देखो आप इन दोनों को एक साथ चूज कर करके वैल्यूज निकालो, इससे बेटर है दोनों सर्किल के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबको एक साथ ले आओ। तो 1 2 3 4 5। अब आप बोलोगे सर इसके बाहर, सर्किल के बाहर कोई एलिमेंट हो तो सर्किल के बाहर एलिमेंट होगा तो वो लोग हैं जो ना तो चाय पीते ना कॉफी पीते, वो वाली बात हो गई। बात समझ आई? अब इधर देखिए अगर हम, तो यहां बोल रहे हैं कि व्हेन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी मींस ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी मतलब कि ए के सारे एलिमेंट बी का पार्ट है। तो जैसे ए के पास मैंने एलिमेंट दे दिए 1 2, ए के पास मैंने क्या एलिमेंट दे दिए 1 और 2, और बी के पास एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3। ये कंडीशन मेरी मैच कर रही है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो क्या है, सबसेट ऑफ बी। अगर कभी भी ऐसा हो कि ए के सारे एलिमेंट बी के पार्ट हो, इसका मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू बी के बराबर होगा। कैसे? देखो आप दोनों एलिमेंट्स को अगर आप
ए यूनियन बी निकालोगे तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, आप सारे एलिमेंट एक साथ लेके आओगे। तो पहले हम इसको वेन डायग्राम में लिख लेते हैं। ए के पास एलिमेंट है 1 और 2। अब ये तो ए का सर्किल अंदर वाला है, बी का सर्किल बाहर वाला है। तो बी के सर्किल में ए का सर्किल तो अंदर ही है, मतलब बी वाला बड़ा सर्किल है, और बड़े बी वाला जो सर्किल है दैट इज लार्ज वन, और बड़े सर्किल के अंदर छोटा सर्किल ऑलरेडी है। तो बी के अंदर वो सारे एलिमेंट तो आ ही रहे हैं जो ए के एलिमेंट है, लेकिन जैसे यहाँ 1 और 2 तो आ ही चुका है, मतलब ये ए का पार्ट था, लेकिन एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है दैट इज 3। तो 3 बाहर की तरफ इस सर्किल के अंदर होगा, बट बाहर वाले सर्किल में होगा, अंदर वाला सर्किल ए का है। तो अब मेरे पास टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 1 2 3। तो 1 2 3 इज विच सेट, अगर मैं 1 2 3 देखूं तो कौन सा सेट है दोनों में से, तो 1 2 3 इज सेट बी। तो इसका मतलब मैंने बोल दूं यही ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी आ गया। ऐसा कब होगा, जब व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी। बात समझ आ गई। अब देखो यहां पे हम बात करें ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए व्हेन बी इज सबसेट ऑफ ए। अब इस बार बी ए का सबसेट है, मतलब ए के पास मैंने एलिमेंट दे दिया दैट इज 0 1 2, और बी के पास मैंने एलिमेंट दे दिया दैट इज लेट्स सपोज 0 ही दे दिया मैंने, या 0 एंड 1। बी के पास एलिमेंट है 0 और 1। तो देखो पहले बी के एलिमेंट क्या है मेरे पास 0 और ये 1, 0 और 1। अब ए के पास क्या एलिमेंट है 0 1 तो अंदर आ चुका है, 2 और है, तो ये 2 को मैंने यहां लिख दिया। तो 0 1 और 2 ए के पास हो गया। अगर मैं दोनों का यूनियन लूं ए यूनियन बी दैट इज 0 1 2, इट मींस ए यूनियन बी इक्वल्स टू, ये कौन सा सेट है ए। तो जब भी B इज सबसेट ऑफ A, इट मींस A यूनियन B इक्वल्स टू A। बात समझ आ गई, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आई गेस। तो यूनियन मींस यू हैव टू टेक ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। बात समझ आ गई। ये वो सेट थे जिसमें कुछ कॉमन नहीं था, जहां पे कुछ कॉमन था, जहां एक सेट दूसरे का सबसेट है, जहां पे दूसरा सेट पहले का सबसेट है। तो दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से, ये सारी चीजें समझ में आ चुकी है, ऑपरेशंस जो हमारे थे यूनियन में। अब बात आती है नेक्स्ट कि सर ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के अंदर यूनियन में कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देख लें। हाँ देखो, अभी हमने डिस्कस किया था, अगर हम ये बोलते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी होगा। हमने ये प्रीवियस एग्जांपल में देखा था। ऐसे अगर बी ए का सबसेट है देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए होगा। तो हमने ऑलरेडी वेन डायग्राम में प्रीवियस पेज पे देख रखा है। अच्छा, अगर आप जब भी ए यूनियन बी निकालते हो, आप जब भी ए और बी का यूनियन निकालते हो, तो ये ध्यान रखना कि जो सेट ए है वो ए यूनियन बी का सबसेट होगा, साथ के साथ सेट बी भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा। ये हमने पहले भी देख लिया, वेरीफाई करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आप ए यूनियन बी निकालते हो, ए और बी दो सेट है, उनका यूनियन निकालते हो, तो सेट ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट होगा, साथ ही साथ सेट बी भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा। नेक्स्ट, इसका मतलब ये हुआ अगर कोई एलिमेंट है ए यूनियन बी के अंदर, देखो ए यूनियन बी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, राइट। जैसे आपने बोला था सर सेट ए ले लो आप 1 2, सेट बी आप ले लो सर 2 और 3। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 1 2 3। अब देखो सेट ए इसका सबसेट है, सेट बी भी इसका सबसेट है ए यूनियन बी का। दूसरी बात, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। अब आप कोई एलिमेंट आपने लिया, एक एलिमेंट आपने बोला 1, अगर 1 जो है ए यूनियन बी को बिलोंग करता है, ठीक है, 1 जो है ए यूनियन बी को बिलोंग करता है, जैसे आपने कोई भी एक रैंडम एलिमेंट ले लिया 1, और 1 जो है किसको बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी। इसका मतलब ये जो 1 है इंप्लाइज, ये 1 जो है हम क्या बोलेंगे, ये जो 1 है एलिमेंट x मींस 1, ये 1 या तो a को बिलोंग करेगा और b को बिलोंग करेगा, या तो a को बिलोंग करेगा और b को, किसी एक को बिलोंग करेगा। दोनों को बिलोंग नहीं कर सकता सर, दोनों को तब बिलोंग करेगा जब वो कॉमन होगा। दोनों को बिलोंग नहीं करेगा, ये किसी एक को बिलोंग करेगा, किसी एक पर्टिकुलर सेट को, क्योंकि a यूनियन b है। आपने मान लो अगर 1 लिया तो 1 तो a का पार्ट था, b का था ही नहीं। तो इसका मतलब अगर 1 जो है एलिमेंट वो a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है, तो या तो वो 1 a को बिलोंग करेगा या फिर b को बिलोंग करेगा। सेम थिंग, अगर आपका जो एक कोई एलिमेंट है x मींस मान लो आप 2,
सॉरी 4, 4 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, नहीं कर रहा है इसको बिलोंग। इसका मतलब 4 ना तो ए को बिलोंग करेगा और ना ही बी को बिलोंग करेगा। क्लियर, बात समझ आ गई अच्छे से? तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट, अब बात आती है प्रॉपर्टीज की। अगर आप बोलते हो सर ए यूनियन बी बी यूनियन के बराबर हो, बी यूनियन ए के बराबर होता है, हाँ, इसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ये सारी चीजें नोट करते रहना, आप नोटबुक लेके बैठे हैं साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। अब देखो, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कैसे हम यूज करते हैं? देखो, अगर हमारे पास 3 सेट हैं ए बी और सी, तो आप तीनों का यूनियन कभी एक साथ नहीं निकालते हो। क्या करेंगे आप? पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी, उसका जो रिजल्ट आएगा फिर उसका यूनियन निकालेंगे सी के साथ। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, पहले आप बी और सी का यूनियन निकालो एंड देन उसका यूनियन कर दो किसके साथ? ए के साथ। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अरे हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में देखी थी एसोसिएटिव, 3 नंबर्स को ऐड करते तो ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, वो बचपन में पढ़ा था, वही है 9th 10th 8th वाला ही। अब देखो, आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ मतलब कि आपका जो सेट है वो एज इट इज सेम रहना चाहिए। अगर आप किसी सेट का नल सेट के साथ, नल मीन्स 5 के साथ यूनियन लेते हो तो सेट मेरा एज इट इज रहेगा, मीन्स ए सेट जो था मेरा वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप ए यूनियन ए लेते हो तो सेम सेट मिलेगा ए। अब किसी सेट का खुद के साथ थी आप, या मान लो सेट ए और बी दोनों के पास सेम एलिमेंट है एग्जैक्टली, तो या मैं किसी पर्टिकुलर सेट का खुद के साथ ही यूनियन ले लूं, ए का ए के साथ यूनियन ले लूं तो ए ही मिलेगा। इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लॉ, जहां पे किसी सेट का खुद से यूनियन लेने पे सेम सेट मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आप किसी सेट का उसके यूनिवर्सल के साथ यूनियन लोगे तो बड़ा सेट कौन सा होता है? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा, ध्यान रखना, ये यूनिवर्सल सेट है, ध्यान रखना, यूनियन नहीं है। यूनियन और यूनिवर्सल में आपको फर्क नजर भी आ रहा होगा, देखो कुछ ऐसे ही फर्क नजर आना चाहिए हमें। ये यूनियन है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो ए यूनियन यूनिवर्सल, ए का यूनिवर्सल के साथ यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, बिकॉज बड़ा सेट तो मेरा यूनिवर्सल होता है, चाहे वो ए के बराबर ही क्यों ना हो, तो हम यूनिवर्सल ही काउंट करते हैं। क्लियर है बात? तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स, इसको हम कई बार बोलते हैं ऐसे, सिंबल इसका ये होता है, हम इसके सिंबल की बात कर लेते हैं पहले। इसका जो सिंबल होता है वो यूं होता है, यूनियन का उल्टा। ठीक है, या फिर आप इसको कई बार बोलते हो बोथ का कॉन्सेप्ट, बोथ ए एंड बी, है ना, तो बोथ और एंड वाला कॉन्सेप्ट भी लगता है इसमें। बेसिकली अगर मैं देखूं तो एंड का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा लगता है। बोथ मतलब कि 2 सेट हो, तो मल्टीपल होंगे तो हम तीनों सेट, मींस ऑल सेट्स कॉमन ऑफ ऑल, तो कॉमन ऑफ ऑल बोलते हैं इसको, कॉमन एलिमेंट्स बोलते हैं हम। जिसका भी आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हो, कॉमन एलिमेंट्स उनके बीच में होने चाहिए, राइट? तो जैसे अगर हम बात करें यहां पे, यहां मैं बात करता हूं, लेट सपोज मैंने एक सेट लिया, लेट सपोज एक सेट है मेरे पास ए और बी। अब ए और बी का इंटरसेक्शन इज नथिंग व्हेन नथिंग इज कॉमन, तो इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मुझे, ठीक है? व्हेन नथिंग इज कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे सेट ए लिया मैंने 1 2, सेट बी लिया मैंने 3 4। अब देखो इंटरसेक्शन मैंने क्या बोला, द कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन 2 और मोर देन 2 सेट्स, जो 2 सेट के बीच में कॉमन निकाल रहे हो, 3 के बीच निकाल रहे हो, वो आपके पे डिपेंड करता है। बट हम एट द टाइम 2 के बीच में कॉमन निकालते तो 2 सेट्स का कॉमन, तो जब हम कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे मान लो मैंने लिखा एलिमेंट 1 और 2 और यहाँ ये 3 और 4, दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं। तो ऐसे केस में बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, ठीक है? PHI 5 पता होगा। नेक्स्ट सिंबल होता है अपना नल सेट के लिए, आप एम्प्टी सेट भी बना सकते हो। नेक्स्ट, व्हेन समथिंग इज कॉमन, समथिंग इज कॉमन मतलब ए के पास अपने एलिमेंट ले लिए 1 2 3, और बी सेट के पास अपने एलिमेंट ले लिए 1 5 6। देखो 1 2 3 1 5 6, तो 1 तो दोनों में कॉमन है,
इसके पास 2 और 3 एक्स्ट्रा है, इसके पास 5 और 6 एक्स्ट्रा है। दोनों में कॉमन क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1। क्या कॉमन आ रहा है दोनों के बीच में? एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, दैट इज 1। क्लियर बात? नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। अब देखो, अगर ए बी का सबसेट है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए। जो दोनों में कॉमन होगा, कॉमन मतलब जो अंदर वाला सर्किल है वही मेरा कॉमन है। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, ए के पास एलिमेंट है 1 2, बी के पास एलिमेंट है 1 2 एंड 3। ए सबसेट ऑफ बी, इट मींस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए होगा। ठीक है, जैसे यहां एलिमेंट ले लिया मैंने 1 और 2, और बी वाले के पास एलिमेंट 3 एक्स्ट्रा है, तो ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं दोनों में कॉमन एलिमेंट वैसे भी ढूंढ लूं तो क्या आ रहा है कॉमन? 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 कॉमन आ रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी जो 1 और 2, 1 और 2 क्या है मेरा? ए। इट मींस जब भी ऐसा केस होगा, व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, इट मींस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए होगा। अगर बी इज सबसेट ऑफ ए, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या होगा? बी होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ए के पास मैंने एलिमेंट दे दिए 1 2 3 इस बार, और बी के पास एलिमेंट दे दिए मैंने 1 और 2। अब देखो, बी के पास है 1 और 2, तो अंदर 1 और 2 और बाहर वाले एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 1 2 3। ये 3 बाहर आ गया, 3 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो दोनों में कॉमन क्या आ गया? 1 और 2, और 1 और 2 इस बार कौन सा सेट है? सेट बी। तो कुछ इन एग्जांपल्स के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि जो इनमें कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही मेरा क्या होगा? अगर कुछ कॉमन एलिमेंट होंगे तो वही मेरा इंटरसेक्शन है, कुछ कॉमन नहीं है तो दैट इज फाई, नल, एम्प्टी, वो मेरा इंटरसेक्शन है। क्लियर? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आ रही हैं, ये सारी चीजें समझ आ रही हैं, कॉन्सेप्ट्स। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। फिर से वही बात, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अगर A इज सबसेट ऑफ B, देन A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A। जो सबसेट है वही होगा। अभी हमने देखा था फिगर के अंदर, सीन इन द प्रीवियस फिगर। ऐसे B इज सबसेट ऑफ A, देन A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू B। एग्जांपल लेके भी देख सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल बनाया। कंफ्यूजन हो एग्जांपल लेके आप, क्योंकि ऐसा एमसीक्यू में क्वेश्चंस बन सकते हैं। एमसीक्यू कहीं बाहर से कोई नहीं है कि कोई नेक्स्ट कोई प्लेनेट है वहां से कोई एमसीक्यू भेजेगा और फिर वो बन के आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमसीक्यू भी अपने स्कूल के टीचर ही बनाते हैं, कोई रेफरेंस बुक से उठाते हैं। तो रेफरेंस बुक्स वाले भी तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट बनाते हैं और कहां से उठा के लाते हैं। बात समझ आ गई? तो क्या अच्छे से बस समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अगर मेरा ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए है, देखो ध्यान से समझना, अगर मेरे पास दो सेट है ए और बी, अच्छे से समझना, वैसे ही कॉन्सेप्ट है ये। जैसे ए एक सेट है 1 2 3 और बी एक सेट है 1 5 6। एक एग्जांपल लिया था हमने ऐसा, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? क्या हो गया? 1। अब देखो, अगर आप इंटरसेक्शन की बात करोगे, आपका जो ए इंटरसेक्शन बी होगा ये हमेशा सबसेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए एंड ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होता है और ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होता है। एंड लिखा है मतलब दोनों का ही सबसेट होगा। लास्ट वाला केस अलग था, ये केस अलग है, राइट? अब बात करते हैं, अगर कोई एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी को बिलोंग करता है, वहां पे हमारा इससे पहले हमारा और था, और मतलब या तो वो ए का एलिमेंट होगा या बी का होगा, है ना? और मैंने बोला था और हम यूज करते हैं वहां पे, इंटरसेक्शन में यूज करते हैं एंड। तो यहां पता भी चलेगा, देखना। अब देखो, अगर मेरा ए इंटरसेक्शन बी जो है, अभी क्या एलिमेंट 1, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, तो अगर 1 मेरा बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, तो कंफर्म है कि मेरा जो ये 1 है ये ए को बिलोंग करेगा एंड 1 जो है बी को बिलोंग करेगा। एंड लिखा है मतलब दोनों को बिलोंग करेगा, 100% करेगा। देख लो, समझ आ गई बात? 1 will belongs to set A and 1 will belongs to set B। क्लियर? अगर मेरा 1 बिलोंग नहीं कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, अब 1 की जगह मैं ले लेता हूं 2, लेट सपोज, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है मेरा? ए इंटरसेक्शन बी मान लो 7 है मेरा। अब ए इंटरसेक्शन बी मेरा इंटरसेक्शन को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ना तो इसको बिलोंग करेगा ना ही इसको बिलोंग करेगा। क्लियर है बात? समझ आई अच्छे से? तो 7 इसमें है ही नहीं,
तो ना तो इसको बिलोंग करेगा ना ही इसको, और इधर दिस और दिस करना चाहिए तो दोनों को बिलोंग करना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा वो, अदरवाइज फॉल्स कंडीशन बन जाएगी। क्लियर? अब बात करते हैं यहां प्रॉपर्टीज की फिर से इंटरसेक्शन की। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां भी होती है। नेक्स्ट ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो भी पहले आप क्या करो, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ लो, या फिर आप पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकालो देन ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो। नेक्स्ट है, अगर हमें लॉ ऑफ पाई, देखो किसी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन ले लूं तो छोटा सेट कौन सा हुआ, फाई, तो आंसर आ जाएगा फाई। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप किसी सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन ले लो, अरे ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लो, इसी सेट का इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो, सेम सेट मिलेगा, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। अभी देखा था, आइडेंटिटी लॉ थोड़ा अलग हो जाता है। अब देखो यहां पे ये इंटरसेक्शन है, ये ध्यान रखना, ये इंटरसेक्शन है, यहां पे इंटरसेक्शन है, यूनियन नहीं है, ये गलत प्रिंट हो रखा है, ये यूनियन नहीं है, ये इंटरसेक्शन है। अगर आप किसी सेट का इंटरसेक्शन लेते हो उसके यूनिवर्सल के साथ, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब बहुत बड़ा सेट, ए मींस उस यूनिवर्सल का कुछ पार्ट, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, हमेशा मेरा जो कॉमन आएगा दैट विल बी ए। छोटा सेट यूनिवर्सल और ए में ए है, तो हमारा आंसर यहां पे ए आएगा। तो यहां करेक्शन था क्योंकि ये प्रिंट या टाइप मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर है बात? अच्छे से समझ आ चुका है ना? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। डिस्कस करते हैं आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो, अगर दो सेट में कुछ कॉमन है, चाहे पूरा सेट कॉमन क्यों ना हो, उसको बोलते हैं जॉइंट सेट। क्या बोलते हैं? जॉइंट सेट। जॉइंट सेट या फिर ओवरलैपिंग सेट भी बोल देते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग, लेकिन ओवरलैपिंग करना मतलब कि पूरा पूरा सेट एक दूसरे को ओवरलैप कर लेना। लेकिन जॉइंट सेट क्या होता है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, जैसे ए एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3, और बी एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है 4 5 6, सॉरी 4, एक काम करते हैं 3 4 5 ले लेते हैं, 3 4 5। अब इन दोनों में कॉमन कुछ आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया मेरा, एलिमेंट नंबर 3, एलिमेंट इज 3 जो एक एलिमेंट है वो कॉमन आ गया दोनों में। इसका मतलब ये जॉइंट सेट है, या तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यहां हो सकता है सेट ए इज द पार्ट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, या बी सबसेट ऑफ ए, ऐसे केस में वो जॉइंट सेट बोले जाते हैं। लेकिन ये जो सेट आप देख रहे हो यहां पे, ये दोनों सेट क्या है, दूर दूर है, एक दूसरे से सेपरेट है। तो जब भी ऐसा हो कि ए इंटरसेक्शन बी इज 5, ऐसे सेट को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। जैसे एग्जांपल यहां के लिए मैं देखूं तो यहां के लिए बेस्ट एग्जांपल है कि एक सेट है ए जिसके पास एलिमेंट है 1 2, एक सेट है बी जिसके पास एलिमेंट है 4 5। अब 1 और 2 यहां प्लेस कर दो, 4 और 5 यहां प्लेस कर दो, व्हाट इज कॉमन? नथिंग इज कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, मींस 5 इज कॉमन। ऐसे केस में हम इसको बोलते हैं डिसजॉइंट, मींस जो जॉइंट नहीं हो रहे। और जो सेट जॉइंट नहीं होते, जो सेट डिसजॉइंट होते हैं उनमें तो 5 होगा एलिमेंट, और जो डिसजॉइंट नहीं है उनको हम बोल देते हैं जॉइंट सेट, चाहे वो एक दूसरे के अंदर वो सबसेट हो जाए या इंटरसेक्ट कर लें। दैट इज क्लियर? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। समझ आ रहा है, मजा आ रहा है ना? बस ऐसे मजा आता रहेगा क्लास में, बिल्कुल घबराना नहीं है। जब तक इस चैनल पे आपको कंटेंट मिल रहा है बिल्कुल नहीं घबराना है, और ये कंटेंट कब तक मिलता रहेगा, लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। लेकिन आपको एक ही काम करना है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन बढ़ जाता है हमारा थोड़ा। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन एक चीज होती है कि डेली हम देखते हैं कि हाँ 10 लोग नए जुड़ रहे हैं हमसे, 10 लोग और जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, तो ऐसी चीज देखकर हमारा मोटिवेशन हाई होता है और हम सोचते हैं कि और कंटेंट बनाएं आपके लिए, और अच्छा कंटेंट बनाएं। ठीक है, अब देखिए यहां अगर हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिफरेंस मींस सेट ए के एलिमेंट में से वो एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर लेना जो कॉमन हो। ध्यान से सुनना, देखो अगर मैं बोलता हूं कि ए माइनस बी, इसका मतलब और कुछ नहीं है, सेट ए के एलिमेंट, पहले जो सेट लिखा है वो, उसमें से आपको एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने हैं ए इंटरसेक्शन बी के।
बेसिकली आपको कॉमन एलिमेंट्स को हटाना है। अगर आप बोलते हो कि सर b माइनस ए करना है तो b माइनस ए कुछ नहीं होता, सेट b के एलिमेंट माइनस ए और b में कॉमन एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, ये कॉन्सेप्ट अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। इसको हम कई बार ये भी बोलते हैं, इसको हम कई बार और भी नाम से बोलते हैं, क्या? अगर आप बोलते हो a माइनस बी, जिसको हम बोलते हैं ओनली a, आप इसको कई बार ये भी बोलते हो, देखो ओनली a, वो सारे एलिमेंट जो ओनली a, अरे चाय और कॉफी वाला एग्जांपल देखा था, जिसमें वो लोग जो सिर्फ चाय पीते हैं ओनली a, जो सिर्फ कॉफी पीते हैं ओनली b, तो ओनली a भी बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ओनली b। अभी मैं बताता हूं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि सेट A है मेरे पास, जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3, सेट B है जिसके पास एलिमेंट है 3 4 5, ठीक है। अब अगर मैं देखूं दोनों सेट के अंदर, पहले मैं एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये मेरे पास 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये 5। देखो इसमें हम वो सारे एलिमेंट लेंगे जो सिर्फ A को बिलोंग करते हैं। देखो यहां वाले जो 1 और 2 है, 1 और 2 जो है वो चाय पीते हैं, 4 और 5 कॉफी पीते हैं, और 3 जो है वो चाय और कॉफी दोनों पीता है। तो हमें वो चाहिए जो सिर्फ A को बिलोंग करता है, द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ओनली A। तो कुछ ऐसे मैं लाइनिंग बना देता हूं, ये वाला पोर्शन, दिस इज द पोर्शन, ये वो पोर्शन है जो सिर्फ A को बिलोंग करता है। मींस कॉमन पोर्शन अपन ने हटा दिया, मींस सेट A, जो मेरा सेट A था, उसमें से हमने इंटरसेक्शन को रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो इसको बोलते हैं ओनली A माइनस बी, मीन्स A माइनस बी का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A माइनस A इंटरसेक्शन B। तो A में से A इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट कर दो सिंपली। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि A माइनस B इज नथिंग बट, मैं थोड़ा ऊपर लिख लूं, तो A माइनस बी इज नथिंग बट A माइनस A इंटरसेक्शन B। और आपका A के जो एलिमेंट है वो क्या है? 1 2 3, और A इंटरसेक्शन B क्या है? 1 2 3 में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? एलिमेंट 3, तो बचा क्या मेरे पास? 1 और 2, और जो कि मैंने ऑलरेडी आज शेडेड पार्ट में आपको शो कर रखा है। नेक्स्ट B माइनस A मीन्स, यही एग्जांपल अपन ले लेते हैं। लेट्स से वो सेट A के पास एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है? 1 2 3। सेट B के पास एलिमेंट है क्या? 3 4 5। इस केस में अगर मैं देखूं तो यहां मैं लिख देता हूं एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। अब देखो वो सारे एलिमेंट जो सिर्फ B को बिलोंग करते हैं, ओनली B, मीन्स कॉमन एलिमेंट्स हटा देंगे। मीन्स सिंपली हम बात करें तो ये मेरे एलिमेंट्स हो गए, दीज आर द एलिमेंट्स। तो कौन से एलिमेंट्स हैं? ओनली 4 एंड 5। तो हम कहीं ना कहीं इसको बोल सकते हैं कि B माइनस A इज नथिंग बट सेट B माइनस A इंटरसेक्शन B। सेट B के जो एलिमेंट थे वो क्या थे? 3 4 5, उसमें से आपने कॉमन एलिमेंट A इंटरसेक्शन B दैट इज 3 हटा दिया, तो बचे क्या? 4 और 5। मीन्स द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ओनली B माइनस A को ओनली B भी बोलते हैं, ध्यान रखना। A माइनस B को ओनली A बोलते हैं, ध्यान रखना। क्लियर? अब बात करते हैं यहां की। यहां पे अगर कभी ऐसा हो कि दो सेट मेरे पास कुछ कॉमन है ही नहीं, देखो ये भी ओनली A है, इसको हम ये कुछ और नहीं बोलेंगे, ये भी हो गया B माइनस A मीन्स ओनली A। लेकिन इस बार ओनली A जो मेरा है वो A के बराबर आ गया। क्यों? क्योंकि मेरा यहां पे A इंटरसेक्शन B क्या है मेरा? 5। दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो अपन यहां पे बेसिकली करते क्या है? A माइनस बी इक्वल्स टू, A माइनस बी क्या होता है? सेट ऑफ एलिमेंट A माइनस A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। अब इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, कुछ कॉमन ही नहीं है, A इंटरसेक्शन B कुछ है ही नहीं, कॉमन ही नहीं है, तो क्या होगा? 5 है मतलब, तो इसका मतलब ये A के बराबर हो गया। ऐसा कब होता है? जब मेरे पास A इंटरसेक्शन B इज व्हाट? 5।
ये तभी पॉसिबल है व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज 5, तब ये कंडीशन पॉसिबल है मेरी। क्लियर है बात? व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज 5 देन, इसमें भी व्हेन, इसको भी बोलते हैं वैसे तो वही बात है, ओनली इसको भी बोलते हैं हम ओनली बी, बट व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज 5, इसमें भी अगर 5 आ जाए एलिमेंट, कुछ कॉमन नहीं है, तो उस केस में अपन क्या बोलते हैं, इसमें भी अपन ये बोलेंगे क्या, b माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बट ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है मतलब पूरा सेट बी। आप ऐसे भी देखो, वेन डायग्राम से देख लो, अगर मैं इसमें देखूं a माइनस बी, कुछ कॉमन एलिमेंट था ही नहीं, मतलब मेरा पूरा सेट a आ जाएगा। इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट था नहीं, मतलब पूरा सेट b आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? समझ आई बात? b माइनस ए माइनस बी। तो ये सारी सिचुएशन आपको वेन डायग्राम, ये हम वेन डायग्राम सीख रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूं आपको। मुझे ये नहीं पता है कि बाकी चैनल्स पे क्या चल रहा है, बाकी जगह क्या चल रहा है, बाकी आपको स्कूल में कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या चीजें बता रहे हैं, लेकिन यहां पे इस चैनल पे आपको टू द पॉइंट विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको चीजें मिलने वाली हैं। तो बस बने रहना है इस चैनल पे, ठीक है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। डिस्कस करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में, कुछ अच्छी चीज और अच्छी चीज डिस्कस करते हैं। ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसको आपको अभी नोट नहीं करना है, ठीक है? आप पहले देखो कि ये जो मेरा दो सर्किल जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब इनके डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करते हैं। आपको पता है ये वाला जो मेरा पोर्शन है, इसको मैं बोलता हूं ओनली ए। एग्रीड? कौन सा पोर्शन? ये वाला, ये पोर्शन मेरा ओनली है। ये वाला जो मेरा पोर्शन है उधर वाला, इसको बोलता हूं ओनली बी। एग्री? और जो दोनों के बीच में जो पोर्शन था उसको मैं बोलता हूं ए इंटरसेक्शन बी। एग्रीड? ये जो व्हाइट पोर्शन है इसको बोलता हूं ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं तीनों पोर्शंस को अगर एक साथ कंबाइन कर दूं, जैसे ओनली ए को अपन क्या बोलते हैं, देखो अब मैं अगर तीनों को कंबाइन कर दूं, ये तीनों कंबाइन करते ही दोनों सर्किल एक साथ ज्वाइंट होके आ जाएंगे, और दोनों सर्किल जब एक साथ ज्वाइन होंगे तो उसको बोलते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी को लिखने के तरीके हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका देखो, और भी है, मैं अलग अलग तरीके से बता दूंगा आपको ताकि फ्यूचर में भी क्लियरिटी हो जाए। पहला तरीका ए यूनियन बी को आप क्या लिखो, ए यूनियन बी आप पहले लिखते आ रहे हो, वो अलग चीज है। अभी आप एक काम कर सकते हो, ए यूनियन बी को क्या लिखोगे आप लिखोगे सर ओनली ए, उसमें आप यूनियन कर लो, मतलब उसके एलिमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो। देन आप यूनियन ले लो ओनली बी, ये सिर्फ बी के एलिमेंट। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका और देखो, या फिर आप इसको लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो कि ओनली ए मीन्स ए माइनस बी, इसमें आप यूनियन कर लो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें आप यूनियन कर लो बी माइनस ए, ये भी तो हो गया हमारा ए यूनियन बी। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो। सर कितने तरीके बताओगे? अरे एक बात बताओ मुझे आप, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। पता है ये मेरा वेन डायग्राम में जो रेक्टेंगल बन गया, मैं अगर एक एलिमेंट पूरे ले लूं, वैसे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मैं पूरे ए के एलिमेंट ले लूं एक साथ, मतलब इसमें इंटरसेक्शन भी इसमें आ गया, तो पूरे एलिमेंट ए के और ओनली बी, ये है ओनली बी, ये तो हो गया पूरा सेट ए और ओनली बी, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, ए यूनियन बी। तो देखो एक और तरीका लिखने का, ए यूनियन बी इज नथिंग बट सेट ए, पूरे एलिमेंट सेट ए के ले लो और उसमें यूनियन किसका कर लो, बी माइनस ए का, इसको आप बोलते हो ओनली बी। लेकिन क्या ये जरूरी है ऐसा कर ले सर? एक काम करो सर, आप तो एक काम करो, आप पूरे सेट ऑफ एलिमेंट बी के ले लो, मतलब बी को पूरा ले लो, आपने बी सेट पूरा ले लो, तो उस केस में इधर वाला सेट क्या बन गया, ओनली ए, तो उसको भी ले सकते हो आप, बिल्कुल सही है। तो इसको हम पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, एक लाइन और लिखनी है हमें। आप ए यूनियन बी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो,
ए माइनस बी के जो एलिमेंट है वो, और उसमें यूनियन कर दो सेट बी के पूरे एलिमेंट्स, मीन्स ओनली ए के साथ सेट बी के पूरे एलिमेंट ले लो। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके हैं। अगर आपको वेन डायग्राम समझ में आ गया तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है बात? अब एक कॉन्सेप्ट और है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डेल्टा बी, दो सेट है ए और बी। अब इसको बेसिकली बहुत इजी कॉन्सेप्ट में बताऊं तो आपको वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो सिर्फ या तो ए को बिलोंग करते हैं या फिर बी को, मींस जो दोनों को बिलोंग नहीं करते वो एलिमेंट नहीं लेना है। तो बेसिकली आप इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? ओनली ए यूनियन ओनली बी। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हो आप। आपको पता है आप क्या करो, सेट ए के पूरे एलिमेंट ले लो, सेट ए के पूरे एलिमेंट्स ले लो, पूरे एलिमेंट्स ले लो के सेट ए के, बट आपने ए इंटरसेक्शन बी भी ले लिया, उसमें पूरे सेट बी के एलिमेंट्स ले लो, और उसमें से आप क्या करो, 2 टाइम्स ऑफ सब्ट्रैक्ट करवा दो, किसको सब्ट्रैक्ट करवा दो, 2 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए डेल्टा बी को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, वैसे जरूरी नहीं है, वैसे तो आप ये लिख दोगे बहुत है, वैसे तो ये लिख लो बहुत है, लेकिन आप चाहो तो लिख सकते हो ए डेल्टा बी इक्वल्स टू, आप पूरे सेट ए के एलिमेंट ले लो, हमने जैसे ए के एलिमेंट लिए, ठीक है, अभी ज्यादा एलिमेंट हो गया, आपको ए इंटरसेक्शन बी नहीं चाहिए था, तो ए में एक्स्ट्रा क्या आ गया, माइनस करोगे आप ए इंटरसेक्शन बी, ए में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी, ए में से आपने माइनस किया ए इंटरसेक्शन बी, ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट, ये फाइनल जो मेरा आंसर आएगा उसका यूनियन आपको करना है किसके साथ, समझ गया ना? तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए बेटर है इसी पे चले जाओ। ठीक है, तो आप बेसिकली बोल दो ओनली ए एंड ओनली बी, उनके एलिमेंट्स का यूनियन ले लो, दैट्स इट। क्लियर है बात? अच्छे समझ आ चुका है? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बची हुई। एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, जैसे बाहर है इंटरसेक्शन, अंदर है यूनियन, तो आप लोगों ने ऐसे पढ़ा होगा ए मल्टीप्लाई विद बी प्लस सी, तो ऐसे होता था ए इंटू बी, देन आता था बीच में प्लस, देन आता था ए इंटू सी, ऐसा कुछ होता था। तो ऐसे ही बाहर मेरा इंटरसेक्शन है, तो पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ होगा, देन बीच में अंदर जो साइन है वो क्या है, यूनियन, जैसे अंदर यहाँ पे साइन था प्लस, तो बीच में प्लस, फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर? ऐसे ही अगर बाहर यूनियन है अंदर इंटरसेक्शन है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज, और कुछ प्रॉपर्टीज है अपने पास, डिफरेंस ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज है। अगर आप किसी सेट में से खुद सेम सेट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, देन नल मिलेगा हमें 5। अगर आप किसी सेट में से नल को सब्ट्रैक्ट करो, मतलब कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, मतलब सेम सेट मिलेगा। देन आप बोलते हो कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी सेट में से ए इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट करा रहे हो, ए में से आपने बी इंटरसेक्शन सी करवा रहे हो, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो जैसे आप इसका ब्रैकेट ब्रेक करोगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला, तो इंटरसेक्शन विल चेंज इनटू यूनियन। ध्यान रखना, अगर आप ए माइनस बी इंटरसेक्शन, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी करवा रहे हो, तो पहले होगा ए माइनस बी, ए माइनस सी, और उसका यूनियन लोगे इंटरसेक्शन की जगह पे। यहां पे भी पहले अगर यूनियन है तो उसका उल्टा हो जाएगा इंटरसेक्शन। क्लियर है बात? तो ये प्रॉपर्टीज है कुछ जो आपको पता होनी चाहिए। समझ आ गया? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका आप काफी देर से वेट कर रहे थे, सर एक्सरसाइज शुरू करा दो। तो अब पहले हमें पूछा गया फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो देखो यूनियन निकालना हमें, तो यूनियन मतलब कि एक्स यूनियन वाई। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूं तो वो सारे एलिमेंट हैं जो सारे मुझे कॉमन है नहीं है, सारे कंबाइन करने हैं, रिपीटेशन नहीं आना चाहिए। तो 1 दोनों में है तो आएगा, नहीं होता तो भी आता। फिर 3 लिख लो, फिर 5 लिख लो, पहले सेट x के एलिमेंट लिख दो, फिर y,
y के एलिमेंट रिपीटेड मत लिखना। अब इसमें 1 है, 1 ऑलरेडी आ चुका है, 2 है, 2 नहीं है अभी तक। अब बोलोगे सर पहले 1 2 3 5 लिखना चाहिए था आपको। ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ऑर्डर डज नॉट मैटर इन सेट, ऑर्डर मैटर नहीं करता है एलिमेंट्स का, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ए ई आई ओ यू, और इसमें तो सेट ए यूनियन बी अगर हम इसमें देखें तो पहले इसके एलिमेंट एज इट इज लिख देता हूं, ए ई आई ओ यू। अब इसमें कौन सा एलिमेंट आ चुका है, ए आ चुका है, बी नहीं है तो बी लिख लो, सी भी नहीं है तो सी भी लिख लो, क्लियर। अब यहां पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल एंड मल्टीपल ऑफ 3। x एक नेचुरल नंबर है बट मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मैं सेट a को डिफाइन कर देता हूं यहां पे। एक नेचुरल नंबर लेना है, x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो मेरे हो सकते हैं 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, बट मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, तो 3 6 9 सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा। और यहां बोल रहे हैं कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटे नेचुरल नंबर, तो b जो मेरे पास आएगा दैट इज 1 2 3 4 5, 6 से छोटा, ठीक है। अब जैसे मैं करता हूं a यूनियन b, ये बहुत इंटरेस्टिंग सेट आएगा। देखो इसमें 3 के बाद मल्टीप्लीकेशन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो हमारे एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद 6। अब 3 के मल्टीपल आ रहे हैं, मतलब आगे इसके बाद जो भी एलिमेंट आएंगे दैट इज 6 9 12 सो ऑन, मतलब इसके आगे 3 का मल्टीप्लीकेशन शुरू कर देगा। 1 से लेकर 6 तक तो कंटिन्यूअस नंबर आएंगे, देन 9 12 15, क्योंकि फिर 3 का मल्टीपल इसने बोला ही है, वो सारे नंबर्स आएंगे, क्लियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट, x इज अ नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है सेट ए के अंदर, x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है, मतलब 2 3 4 5 एंड 6 से छोटा है या 6 के इक्वल, तो 6 के इक्वल तक ले लिया हमने। यहां पे सेट b को देखूं तो b एक सेट है दैट इज x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन 10, तो 6 से बड़ा मतलब 7 8 और 9, बिकॉज 10 से छोटा है, राइट। तो यहां पे अगर मैं इसको बोलूं a यूनियन b, तो मेरे जो एलिमेंट आएंगे स्टार्ट सबसे छोटा एलिमेंट 3 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे एलिमेंट। अगर मेरे पास एलिमेंट ज्यादा होते हैं तो मैं डैश 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 करके और लास्ट एलिमेंट लिख दूं अगर कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, a यूनियन b। अब एक बात बताओ, a यूनियन b अगर b की वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू जो है क्या आएगी, 1 2 3 आएगी, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट a यूनियन b इक्वल्स टू सेट a, क्योंकि b इज 5, तो किसी सेट का 5 के साथ यूनियन सेट a ही मिलेगा, क्लियर है ना। ये क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये बोल रहे हैं कि a एक सेट है, b एक सेट है, a इज सबसेट ऑफ b, इज a सबसेट ऑफ b। a b का सबसेट कब होगा, जब a के सारे एलिमेंट b का पार्ट हो, तो हम लिख देंगे यस a इज सबसेट ऑफ b as all the elements of set A are the member of set B। A के सारे एलिमेंट जो है सेट B के मेंबर्स हैं, पार्ट है, तो यस A is सबसेट ऑफ B। देन A यूनियन B क्या होगा, तो एक बात बताओ, A यूनियन B अगर आप निकालना चाहते हो तो A B C आएगा, और जिसको आप सेट B भी तो बोल सकते हो। और आपको याद होगा मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या वो प्रॉपर्टी देखो मैंने क्या बताई थी आपको, अगर A is सबसेट ऑफ B then A यूनियन B इक्वल्स टू B। अगर यही मैं बोलता A सबसेट ऑफ B एंड A इंटरसेक्शन B, तो वो A के बराबर होता, A इंटरसेक्शन B होता अगर इसी जगह पे, तो A आ जाता, छोटा सेट A हो जाता। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यही चीज हमसे पूछी गई है, A एंड B आर टू सेट्स सच दैट A इज सबसेट ऑफ B, देन A यूनियन B इज व्हाट। कॉपी कर दो इस आंसर को। अगर A B का सबसेट है, A सबसेट ऑफ B, देन A यूनियन B इक्वल्स टू B। ये बड़ा सेट मेरा कौन सा है, B। क्लियर है बात। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं।
डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। देखिए अब आराम से क्वेश्चन को समझेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, इजीली। ए सेट के पास एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के पास है ये, सी के पास है, डी के पास है, ठीक है। अब पहले बात करते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन्स ए और बी के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। पहले ए का एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4। अब 3 और 4 इसमें ऑलरेडी आ चुका है, अब ले लेंगे 5 और 6, ठीक है। अब मैं जो नंबर लिखूं, हो सकता है आपके जो बुक में आंसर्स हो पीछे वो रीअरेंज होके मिल जाए। रीअरेंज मतलब कि ऑर्डर में, मतलब कि मैंने लिख दिया 1 2 देन 1 2 5 3, तो वहां मिल सकता है 1 2 3 5 ऐसे, ठीक है। अब ए यूनियन सी देखना है हमें, ए और सी के सारे एलिमेंट्स हमें कंबाइन करने हैं। तो ए के पहले एलिमेंट लिख दूं मैं 1 2 3 4, ए के सारे एलिमेंट आ गए। अब सी के एलिमेंट कौन से हैं? 5 6 7 8, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं दोनों में, राइट। अब ये मेरा यूनियन हो गया। अब बात करते हैं बी और सी का यूनियन। बी और सी के यूनियन में अगर मैं बात करूं तो पहले बी के सारे एलिमेंट ले लूं। बी के पास क्या एलिमेंट है? 3 4 5 6। अब सी के एलिमेंट जैसे मैंने देखा 5 और 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो क्या आएगा? 7 और 8। रिपीटेशन नहीं आता, ध्यान रखना। देन बी और डी, बी के पास पहले जो एलिमेंट है वो सारे लिख लो, 3 4 5 एंड 6, 3 4 5 6। और डी के पास है 7 8 9 10, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। क्लियर? अब बात करते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। अब देखो जब भी आपको ये तीनों का यूनियन एक साथ लेना है तो एट अ टाइम पहले आप किसी दो का यूनियन ले लो, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर थर्ड के साथ यूनियन ले लेंगे। तो एक काम करते हैं, हम ऑलरेडी ए यूनियन बी अपन निकाल चुके हैं, राइट। तो अपन ऐसे कर लेते हैं, ये ए यूनियन बी अपने पास है, तो ए यूनियन बी की वैल्यू अपन यहां रख लेते हैं। अपन ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी की वैल्यू आपके पास क्या है? ए यूनियन बी की वैल्यू ये रही 1 2 3 4 5 6। यूनियन सी की वैल्यू क्या है अपने पास? सी की वैल्यू जो है अपने पास 5 6 7 8। तो अगर मैं दोनों का यूनियन ले लूं, दैट इज 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8। बेसिकली ये ए यूनियन सी के बराबर ही आ गया। ए यूनियन सी भी तो यही है अपना। क्लियर? यही आंसर आ रहा है ना अपने ए यूनियन सी भी। तो पहले हमने ए यूनियन बी, अगर आप चाहते हो तो बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी के साथ ए का यूनियन ले लेते तो भी आंसर यही आता, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ए यूनियन बी यूनियन डी। तो इसमें भी अपन एक काम करते हैं, पहले ए यूनियन बी की वैल्यू हमें पता है, ए यूनियन बी की वैल्यू हमें पता है ना, और उसका यूनियन ले लेते हैं डी के साथ। तो अपन ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी। तो यहां अगर मैं वैल्यू लूं तो यहां जो मेरी वैल्यू आएगी दैट इज ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ रही है? 1 2 3 4 5 6। यूनियन डी की वैल्यू क्या आ रही है? सॉरी, डी की वैल्यू, डी सेट जो मेरा है उसकी वैल्यू है 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो इसको मैं कहीं ना कहीं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 सो ऑन टिल 10, ठीक है। बात समझ आ गई? सारे एलिमेंट ही है, क्योंकि ए यूनियन बी के पास है 1 से लेकर 6 तक, उसके पास है 7 से लेकर 10 तक। तो ए यूनियन बी यूनियन डी जो होगा ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो है मेरे पास बी यूनियन सी यूनियन डी। तो देखो आप चाहो जो रिजल्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बी यूनियन सी के साथ डी ले लेता हूं। तो बी यूनियन सी यूनियन डी अगर मैं कर लूं तो इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूं यहां पे, तो बी यूनियन सी की वैल्यू क्या आ रही है? बी यूनियन सी आ रहा है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। यूनियन क्या आ रहा है? 7 8 9 10। ये डी लेना है ना मुझे। अब इनका कंबाइंड में जब यूनियन ले लूंगा तो 3 से लेकर 10 तक की वैल्यू जाएंगी। तो 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। क्लियर है? ये अच्छे से समझ आ चुका होगा। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 जो है क्वेश्चन 1 का ही सेम पैटर्न पे है, बट क्वेश्चन ये देखो, फाइंड द इंटरसेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट क्वेश्चन 1 अबव। फर्स्ट क्वेश्चन के
जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसी के अंदर ही मुझे इंटरसेक्शन निकालना है। तो x इंटरसेक्शन y, अगर मैं यहाँ देखूँ तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 1 और 3, 1 एंड 3 इज कॉमन। देन a इंटरसेक्शन b यहाँ निकालूं तो क्या कॉमन आ रहा है? a, ओनली a आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इधर मैं सेट और बी, ए और बी को मैं लिखूं तो पहले इसको डिफाइन मैंने पहले भी किया था, आपको पता होगा। ये 3 का मल्टीपल है, मतलब 3, 6, 9, 12 सो ऑन इन्फिनिटी तक। और यहाँ सेट बी जो है लेस देन 6 नेचुरल नंबर, तो मैंने बताया था 1, 2, 3, 4, 5, याद होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मेरी? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3, ओनली 3 और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इधर मेरे पास आ रहा है x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, मतलब 2, 3, 4, 5 और 6 के इक्वल है, तो 2 से लेकर 6 तक, ठीक है। इधर मेरे पास सेट b जो है वो क्या है? वो मेरे पास है 6 से बड़ी वैल्यू 10 से छोटी, तो 7, 8, 9। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5। कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो 2 से 6, 7 to 9, कुछ कॉमन है नहीं। जहां इसकी बॉर्डर लाइन खत्म हो रही है वहां से इसकी नेक्स्ट नंबर से बॉर्डर लाइन शुरू हो रही है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां अगर मैं देखूं तो a इंटरसेक्शन b, यहां मेरी वैल्यू क्या आ रही है? 5, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि छोटा सेट जो है सेट a और b में b छोटा सेट है, मीन्स 5। क्लियर है? ये क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इजी भी है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट। तो देखो 3 ए में है, बी में नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 दोनों में है, तो 7 आ गया कॉमन। फिर है 9, फिर है 11 और कुछ नहीं है। ऐसे बी इंटरसेक्शन सी में देखें तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? बी और सी में। तो बी में इधर 7 है, इधर नहीं है, 9 है, इधर नहीं है, 11 है, इधर भी है 11। एक तो 11 है और एक 13 है, तो देयर आर 2 एलिमेंट्स कॉमन। अब यहां मुझे जो निकालना है दैट इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है एक तरह से। तो एक काम करें, पहले मैं ए इंटरसेक्शन सी निकाल लूं, और वो मुझे यहां पे भी यूज आ रहा है, देखो ए इंटरसेक्शन में सी यहां निकाल दूं, उसका फिर इंटरसेक्शन इसके साथ ले लेता हूं। तो मैं कहीं ना कहीं इसको बोलता हूं ए इंटरसेक्शन सी, उसको निकाल के फिर उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे डी के साथ, तो यहाँ वैल्यू रिप्लेस करा देंगे अपन एक तरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ से वैल्यूज यहाँ पे निकाल लेता हूँ ए इंटरसेक्शन सी की। ए इंटरसेक्शन सी जो है मेरा, ए और सी में कॉमन क्या आ रहा है वो देखते हैं। ए और सी में देखो 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 है, तो ए की एलिमेंट कॉमन है दैट इज 11। अब इसका मतलब इसके पास तो एलिमेंट आ गया 11, ठीक है। इंटरसेक्शन डी के पास क्या एलिमेंट है? 15 और 17, मतलब तीनों में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। इसका मतलब ये वो एलिमेंट हमें ढूंढने हैं जो ए सी और डी तीनों में कॉमन हो, जो कि है ही नहीं, क्योंकि ए और सी में तो 11 है, ए और सी में 11 था। लेकिन मैं अगर बात करूं ए और डी में बात कर लूं तो भी उनमें कॉमन नहीं था, तो कहीं ना कहीं कॉमन पेयर बन भी नहीं रहा अपना, ठीक है। 5 आ गई। नेक्स्ट, अब बी इंटरसेक्शन डी निकालना है, बी और डी में कॉमन, देखो इसके पास 7 है, इसके पास 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं है, तो इसका 5 हो गया, नल आ गया। नेक्स्ट, अब आती है यहां पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए का इंटरसेक्शन मुझे लेना है किसके साथ? बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ले लेते हैं। तो एक और पहले एक काम करते हैं, ए को फाइंड कर लेते हैं। ए क्या है मेरा? ए मेरा 3, 5, 7, 9, 11, ये मेरा ए है। इसका इंटरसेक्शन लेना है मुझे किसके साथ? बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी कंबाइन कर लेते हैं। बी यूनियन सी मतलब 7, 9, 11, 7, 9, 11, 13, ये मैंने पहले लिख दिया बी। बी यूनियन सी लेना है, बी यूनियन सी। तो 7, 9, 11, 13 ये तो मैंने ले लिया। अब ये इसमें जो एलिमेंट है 11 और 13 आ चुके हैं, बचा 15। अगर किसी को डाउट हो तो मैंने क्या लिखा है, तो ये मेरा है
ए और ये मेरा है इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी। ठीक है, फाइनल जो मेरे पास रिजल्ट बनेगा यहां से इंप्लाइज कर देता हूं, एक ही लाइन जगह स्पेस का। तो ये जो मेरा इंटरसेक्शन होगा दोनों में, कॉमन क्या आ रहा है देखो, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 दोनों में है। तो एक तो आ गया 7, देन 9 है दोनों में, देन है 11 दोनों में है। तो ये एलिमेंट्स मेरे कॉमन आ गए। क्लियर है बात? अच्छे समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ए इंटरसेक्शन डी, तो देखो 3 इधर 3 नहीं है, 5 उधर नहीं है, 7 उधर नहीं है, 9 उधर नहीं है, 11 उधर नहीं है, 15 और 13 इधर भी नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स 5 या फिर नल, नल सेट या 5। अब देखो ए इंटरसेक्शन मुझे निकालना है बी यूनियन डी, तो ए तो मैंने वापस वही लिखना है, ए जो मेरे पास है, ए क्या है सेट 3 5 7 9 और 11, 3 5 7 9 11। इसका इंटरसेक्शन लेना है मुझे किसके साथ? बी यूनियन डी। बी यूनियन डी मतलब बी और डी में कुछ अभी कॉमन नहीं है, 7 9 11 13 15 और ये 17। ठीक है, इंप्लाइज। अब देखो मैंने लिखा क्या है वो समझा देता हूं। ये है मेरा सेट ए, ये है इंटरसेक्शन, ठीक है, और ये है कौन सा? बी यूनियन डी। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसके ऊपर मैंने लिख दिया है। तो अब हमें करना क्या है? बेसिकली बेसिक काम हमें क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी में इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए तो मेरा ये हो गया, ये बी यूनियन डी हो गया, ये चारों एलिमेंट आ गया, मेरे 15 और 17 आ गया। तो दोनों में जो कॉमन है एलिमेंट वो क्या होंगे? 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है बट इसमें नहीं, 5 नहीं है, 7 है, 7 है, 9 है और 11 है। ठीक है, 7 है, 9 है और 11 है। देखो 7 9 7 9 11, 7 7 9 11। ठीक है, ना 13 है, ना 15 है, ना 19 है, ठीक है, ना 17 है, सॉरी। क्लियर है ये बात? अब बात करते हैं इसमें, पहले मुझे ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो ये रही, तो ये ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहां रख लेते हैं पहले। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? ये रही 7 9 11। ये तो मेरी हो गई ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये मेरी कौन सी वैल्यू है? ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका मुझे क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो निकालते हैं इसका इंटरसेक्शन। किसके साथ निकालना है इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी की वैल्यू ये रही 7 9 11 13 15। देख लो बी यूनियन सी 7 9 11 13 तो मेरा पहले से आएगा, 11 13 पहले आ चुका है, 15 आ गया, दैट्स इट। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये तो मेरा कौन सा सेट है बता दो, कौन सा है ये है बी यूनियन सी। ठीक है, इंप्लाइज इसका आंसर जो होगा, मेरे को क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। इन दोनों सेट में इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो क्या आ रहे हैं कॉमन एलिमेंट्स? 7 आ रहा है, दोनों में है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, और कुछ भी नहीं है, 7 9 11, दैट्स इट। क्लियर बात? अच्छे से समझ आ रहा है ना? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? चलो अब बात करते हैं यहाँ पे ए यूनियन डी। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मेंशन नीचे कर दूंगा मैं। ए यूनियन डी, ए यूनियन डी पहले मैं निकाल चुका हूं क्या? ए यूनियन डी मैंने कहीं निकाला है क्या? ए यूनियन डी नहीं निकाला है, चलो निकालते हैं। ए यूनियन डी की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 3 5 7 9 11। ये तो हो गया ए, 3 5 7 9 11, और डी की वैल्यू क्या हो गई? 15 और 17। अब मुझे इसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी ये इसके जस्ट ऊपर लिखा है, ये 7 9 11 13 15। ठीक है, इंप्लाइज। देखो मैं यहां लिख लेता हूं मैंने क्या किया। बेसिकली मैंने लिखा है ये ए यूनियन डी, इसका मुझे निकालना है इंटरसेक्शन किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, बात समझ में आ गई? ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, ये बी यूनियन सी पहले से ही है।
अब दोनों में अगर मैं कॉमन एलिमेंट्स देखूं तो कॉमन एलिमेंट मेरे पास क्या आना शुरू हो गया, एक तो आ गया 7, 3 और 5 तो नहीं आएगा, 7 9 11, 7 9 11, 7 9 11। अब 15 इसके पास है, इसके पास 15 है, 13 नहीं है उसके पास, 13 इसके पास है बट उसके पास नहीं है, तो 15 है दोनों के पास। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर है कॉन्सेप्ट? आई गेस बहुत अच्छे से आपको कोशिश की गई है कि समझाया जाए, बट फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है तो यू कैन ड्रॉप द मैसेज और आप आराम से उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस क्वेश्चन 6 भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में पहले आप देखो, जो मेरे पास ये अभी सेट बिल्डर में है, सेट बिल्डर को पहले आप सेट्स को रोस्टर में कन्वर्ट करोगे। तो सेट ए मेरा जो डिफाइंड है वो क्या है, द नेचुरल नंबर्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, मतलब कि 1 2 3 सो ऑन। सेट बी जो है मेरा वो क्या है, डिफाइंड एज एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर मतलब कि 2 4 6 8 सो ऑन। ठीक है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, सेट सी जो है ऑड नेचुरल नंबर है, 1 3 5 सो ऑन। और जो सेट डी है, सेट डी इज डिफाइंड एज एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स अपने सारे लेने हैं, क्या प्राइम नंबर्स आएंगे अपने, 2, ठीक है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7 11 13 17 सो ऑन। अब बोलोगे सर लिमिटलेस हो गए, तो हाँ, तो वो पता चल जाएगा अभी। देखो, अब बात करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, देखो सारे नेचुरल नंबर में और सारे इवन नेचुरल नंबर्स में कॉमन क्या आएगा, सारे इवन नेचुरल नंबर्स। तो इसमें दोनों में छोटा सेट जो है ये भी नेचुरल नंबर्स का पार्ट है, बट ये पूरा कलेक्शन है नेचुरल नंबर का और इसका कुछ पार्ट है। तो ये कॉमन नंबर्स मेरे आ जाएंगे 2 4 6। देखा जाए तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखा जाए तो दोनों में नंबर कॉमन आएंगे, दैट इज 2 4 6 कॉमन यही आएंगे। तो जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज बी, बिकॉज बी इज सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का सबसेट है, तो उस केस में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी हो जाएगा, बिकॉज बी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसे बोल दो। ए और सी में देखो ये जितने भी सेट हैं बी सी डी, ये सारे ए के सबसेट हैं। ठीक है, तो ए और सी में इंटरसेक्शन सी आएगा। क्यों, रीजन ऐसे लिख दो, बिकॉज सी इज सबसेट ऑफ ए, सी इज सबसेट ऑफ ए। यहां पे भी आप रीजन चाहते तो लिख लेते ऐसे, बिकॉज बी इज सबसेट ऑफ ए, यही तो बात है। अगर मैं बोलूं ए और डी में, तो डी जो है ए का सबसेट है, तो हम बोल देंगे सेट डी। रीजन, बिकॉज ऑफ डी इज सबसेट ऑफ ए, छोटा सेट है, एक नेचुरल नंबर पूरे बहुत सारा कलेक्शन है और ये सारे नेचुरल नंबर्स के छोटे छोटे पोर्शंस दे रखे हैं मुझे। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स वही आएंगे। बी इंटरसेक्शन सी, यहां पे अलग कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि ए तो क्या है, पेरेंट सेट था, तो पेरेंट सेट तो कंडीशन दे सकता है, यहां ये पेरेंट सेट नहीं है, बात समझना इस बात को। तो यहां बी और सी में अगर मैं बात करूं, तो बी और सी में जो मेरे कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ये मेरे पास इवन नंबर्स, ये मेरे पास ऑड नंबर्स 5, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट दे हैव। बी और सी देखो, ये इवन नंबर्स, ये ऑड नंबर, इवन और ऑड में कोई नंबर कॉमन होता है क्या, कुछ नहीं होता सर। ठीक है, बी और डी में, बी और डी में अगर आप देखो तो ये इवन, यहां पे प्राइम नंबर्स, आपको होता है एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, तो कॉमन एलिमेंट मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 होगा और कुछ भी नहीं हो सकता, और कुछ भी नहीं होगा, आप चेक कर लो। इसके बाद ये इवन नंबर 4 6 8 की टेबल चलेगी, है ना, 4 6 8 2 का मल्टीप्लाई करते जाओगे, है ना, 2 2 इंक्रीज करते जाओगे। यहां पे अब ऑड नंबर के अलावा कुछ नहीं आएगा 2 के बाद, तो दैट इज द रीजन। अगर मैं सी और डी की बात करूं, तो सी और डी में, सी और डी में देखो कॉमन, आगे जाकर ये सारे प्राइम नंबर्स आएंगे, सी और डी में सारे प्राइम नंबर्स कॉमन होंगे, लेकिन यहां पे 2 नहीं है दोनों में कॉमन। तो आप ये बोल सकते हो कि सर एक काम करो ना, आप जितने मेरे सेट डी के एलिमेंट है, सेट डी के एलिमेंट है,
सेट डी के एलिमेंट है, उसमें से माइनस कर दो 2 को, मींस एक प्राइम नंबर आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारे प्राइम नंबर इसके अंदर आ जाएंगे, और नंबर्स, क्योंकि जितने मेरे ये डी सेट है, डी सेट के बाद सारे प्राइम नंबर्स हैं, और आपको पता है एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, उसके बाद जितने प्राइम नंबर होंगे वो सारे इवन प्राइम नंबर्स, सॉरी एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, उसके बाद जितने प्राइम नंबर्स होंगे मेरे सारे ऑड प्राइम नंबर्स होंगे, क्योंकि आप देख लो 3 5 7, तो ऑड प्राइम नंबर्स जो होंगे यहां से यहां तक, ये जो भी नंबर सब मेरे आगे आएंगे ये वाले, ये सारे ऑड नंबर्स का तो पार्ट है, ऑड नंबर्स का पार्ट है ना, तो मतलब कॉमन एलिमेंट सी और डी में क्या हो जाएंगे, यही एलिमेंट होंगे 3 से लेकर कंटिन्यू तक, मींस अब मैं इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकता 3 5 7 नहीं, तो मैं एक काम कर सकता हूं कि डी सेट जो था मेरा पूरा, उसमें से एक एलिमेंट 2 को हटा दो, बाकी सारे एलिमेंट मेरे बचे हुए वही होंगे। क्लियर है बात? तो आई गेस ये भी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की गई वेल डिफाइंड वे में। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, फिर भी कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन 8 में देखो, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देंगे, इसमें सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कर देंगे। यहां पे मेरे पास एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, एंड यहां पे जो मेरे पास है सेट x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन मींस 4 to 6, तो 4 भी इंक्लूड है, 5 भी है और 6 भी है, क्योंकि इक्वल टू साइन दे रखा है ना। इंटरवल्स पढ़े थे हमने लास्ट एक्सरसाइज में पार्ट 3 में, वही चीज है। अब दोनों में कॉमन क्या आ गया, अब मुझे बोल रहा है कि ये डिसजॉइंट है या नहीं है। अगर इसमें कॉमन आ गया तो दे आर नॉट डिसजॉइंट, अदरवाइज दे आर डिसजॉइंट। तो अपन यहां बोलेंगे अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो एज ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 नहीं है ना, सो दे आर नॉट डिसजॉइंट, तो दे आर नॉट डिसजॉइंट। क्यों नहीं है डिसजॉइंट, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि डिसजॉइंट होने के लिए दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं होने चाहिए, मींस दोनों में 5 होना चाहिए कॉमन एलिमेंट, पर दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है 4 इज ए कॉमन एलिमेंट, मींस दे आर नॉट डिसजॉइंट, कॉमन एलिमेंट है दोनों में। अब इन दोनों में देखूं मैं तो कॉमन एलिमेंट दिख रहा है क्या, ई आ गया, एक एलिमेंट एक ही बहुत है, तो एज ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं इसको सेट को ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ई, एक एलिमेंट आ रहा है, एंड हेयर ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 नहीं है, तो दे आर नॉट डिसजॉइंट, तो ये डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है, तो दे आर नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नहीं है। अब यहां पे सारे इवन नंबर्स ले रहे हैं, तो सेट ए नाम दे दूं, इवन नंबर्स मींस 2 4 6, इवन नेचुरल नंबर ले लेते हैं अपन, और यहां सेट बी, इसके बाद सारे ऑड नंबर्स 1 3 5 7, इवन और ऑड में कुछ कॉमन आता है, तो अपन क्या बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, सो दे आर डिसजॉइंट, ठीक है। क्या है ये दोनों डिसजॉइंट है, यस। क्लियर है बात, अच्छे से समझ आ चुकी है ना। आप इसको पहले जब तक रोस्टर में कन्वर्ट नहीं करोगे आप आंसर नहीं निकाल सकते। क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो a माइनस बी, ये डिफरेंस निकालना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, पता होगा जैसा कि आपको। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि a के एलिमेंट माइनस b के एलिमेंट, तो मीन्स हमें कॉमन एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो a के सारे एलिमेंट्स में से कॉमन जो भी हो उसको हटा देना। देखो a के पास है 3, इसके पास नहीं है 3, 6 है, तो जो नहीं है वो एलिमेंट लिखना है। 3 इसके पास है 3 लिख सकते हैं, उसके पास नहीं है। 6 इसके पास है 6 उसके पास नहीं है, लिख सकते हैं। 9 इसके पास है 9 उसके पास नहीं है, लिख सकते हैं। 12 इसके पास है, उसके पास भी है, जो दोनों में कॉमन है वो नहीं आएगा। तो 12 इसके पास भी है, 12 इसके पास भी है, जो दोनों के पास है वो नहीं आएगा, सिंपली ये बात है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर 15 इसके पास है, 15 उसके पास नहीं है। फिर 18 इसके पास है, 18 उसके पास नहीं है। फिर 21 इसके पास है, उसके पास नहीं है। तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट था वो एक ही था, दैट वाज 12। तो 12 नहीं आएगा, बाकी सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब a माइनस सी की बात करूं, a माइनस सी मतलब कि उसके पास 3 है,
एक एलिमेंट देखेंगे हम और कॉमन एलिमेंट जो इसमें आ जाएगा उसको हटा देंगे। फिर 6 इसके पास है तो ये हटेगा, 6 नहीं आएगा, 3 आएगा, फिर 6 नहीं आएगा, फिर 9 आएगा। फिर हम बात करेंगे 12 के लिए टेस्टिंग, 12 इसमें है क्या, है, तो 12 भी नहीं आएगा। फिर बात करते हैं 15 की, 15 आएगा। फिर बात करते हैं 18 की, 18 आएगा। फिर बात करते हैं 21 की, 21 भी आएगा, क्योंकि दो ही ऐसे एलिमेंट थे 6 एंड 12 जो दोनों में कॉमन थे, जो कि नहीं आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट आएंगे। अब ए और डी की बात कर दूं तो ए के एलिमेंट्स पहले 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, 15 नहीं आएगा, देखो 15 दोनों में ही है, 15 दोनों में है, फिर 18 आएगा, फिर 21 आएगा। तो जो दोनों में है वो नहीं आएगा। जिन भी दो सेट के बीच में आप डिफरेंस निकाल रहे हो वो कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। बट एलिमेंट आप कहाँ से जजमेंट करोगे, फर्स्ट सेट से। बी माइनस ए कर रहे हैं अपन, बी माइनस ए मतलब बी के एलिमेंट्स 4, इसके पास 4 है, उसके पास नहीं है, ठीक है। देन 8 उसके पास नहीं है, 12 उसके पास है, नहीं आएगा, फिर 16 उसके पास नहीं है, फिर 20 उसके पास नहीं है। तो सिंपली ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, बट एक एलिमेंट नहीं है, दैट इज 12। सी माइनस ए करूँ तो सी माइनस ए मीन्स वही सी के पास एलिमेंट कौन से हैं, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 इसके पास भी है, ए के पास तो नहीं आएगा, ठीक है। फिर 8 आएगा, 10 आएगा, 12 इसके पास भी है, नहीं आएगा, फिर आएगा 14 और फिर आएगा 16। बात समझ में आ गई। फिर डी माइनस ए, डी माइनस ए बोलेंगे तो दोनों में हमने देखा था ए और डी में क्या कॉमन एलिमेंट था, दैट वाज 15। तो 5 आएगा, 5 दोनों के पास सॉरी इसके पास है, डी के पास, ए के पास नहीं है। फिर 10 आएगा और फिर 15 नहीं आएगा, फिर 20 आएगा, कि 15 दोनों में ही है, ठीक है। देन नेक्स्ट बी माइनस सी, बी माइनस सी करेंगे तो बी के पास जो एलिमेंट है उसको हम चेक करते हैं, 4 उसके पास है तो नहीं आएगा, 12, फिर 8 उसके पास है, नहीं आएगा, 4 उसके पास है, 8 उसके पास है, 12 उसके पास है, 16 उसके पास है, 20 उसके पास नहीं है। तो एक ही ऐसे एलिमेंट है जो उसके पास नहीं था, बाकी सारे थे। बी माइनस डी करते हैं, बी माइनस डी, तो बी के पास 4 है, उसके पास नहीं है, 4, 8, फिर 12 है, फिर 16 नहीं है उसके पास, 4, 8, 12, 16 उसके पास कुछ भी नहीं है डी के पास, लेकिन 20 है। तो जब 20 है तो 20 नहीं आएगा, बाकी सारे एलिमेंट आएंगे। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज सी माइनस बी। जो मेरा सी है, सेट सी, सी में से बी को सबट्रैक्ट करेंगे, तो सी के एलिमेंट क्या है, 2 इसके पास है, उसके पास नहीं है तो 2 आएगा, 4 इसके पास है, इसके पास भी है, नहीं आएगा, 6 इसके पास है, उसके पास नहीं है, 8 इसके पास है, इसके पास भी है, 10 सी के पास है बट बी के पास नहीं है, 12 दोनों के पास है, 14 इसके पास है, उसके पास नहीं है, 16 इसके पास है बट उसके पास भी है। तो सिंपली मैं बोलूं तो हम कहीं ना कहीं बोलेंगे ये वो सारे एलिमेंट है जो 2, 4, 10 एंड 14 जो इसके पास नहीं था, बाकी सारे थे। 4 देखो हम काटना चाहें तो देखो 4, 8 जो है ना, 12, 16 ये सारे एलिमेंट हैं, तो 2, 6, 10 और 14 हमने लिख लिया इसलिए, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट डी माइनस बी। तो डी के पास जो एलिमेंट्स हैं उसमें हम देखें तो 5 इसके पास है, उसके पास नहीं है, 10 इसके पास है, उसके पास नहीं है, 15 इसके पास है, उसके पास नहीं है, और 20 उसके पास है, तो नहीं लिख सकते। तो डी के पास 10, 5, 10 और 15, 5, 10, 15, ठीक है। सी माइनस डी करते हैं, अब सी माइनस डी करते हैं तो सी के पास देखो, इसके पास जो एलिमेंट है कॉमन वो है 10 और कुछ भी नहीं है, तो उधर से 10 उड़ेगा, सी में से बस 10 उड़ेगा क्योंकि दोनों में 10 कॉमन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर पे चल रहा है। तो 5 और 15 तो आ ही नहीं सकता इवन नंबर में, और उसके पास 20 है ही नहीं लास्ट नंबर, तो इसलिए सारे नंबर लिख दोगे आप सी के, बट 10 मत लिखना, 10 एक नंबर है जो कॉमन है। तो हम लिख लेंगे 2, 4, 6, 8, 10 नहीं लिखोगे, 12, 14 और 16, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। क्लियर है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं डी माइनस सी। डी माइनस सी में भी देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो हटेगा,
तो डी में से जब आप सी सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 इसके पास है, 5 रहेगा, 10 इसके पास भी है तो इसलिए नहीं आएगा, फिर 15 आ जाएगा और 20 आ जाएगा। दैट्स इट। क्लियर है ये? तो आप अच्छे से आई गेस समझ में आ चुका होगा। धीरे धीरे आप इसको करोगे ट्राई एक बार। वैसे सारे अच्छे से कोशिश किए कि अच्छे से समझा दें। जिन्होंने भी एक्सप्लेनेशन स्टार्टिंग में अच्छे से समझा होगा उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं x माइनस वाई। देखो x माइनस वाई मीन्स x में से y को सब्ट्रैक्ट करना है। तो x के सारे एलिमेंट्स माइनस करने हैं, y के वो एलिमेंट्स जो कॉमन है x में। तो a इसके पास है, उसके पास नहीं है, b इसके पास है, उसके पास भी है, तो b नहीं आएगा। दोनों के पास है तो b इसके पास है ना, तो इसलिए b काट देंगे हम, जो दोनों में कॉमन है इसलिए कटेगा। c नहीं है तो c आएगा, और d है तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट y माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स मतलब कि इसके पास f है, इसके पास नहीं है, इसके पास b है, इसके पास b है, तो b नहीं आएगा। d है, d है, नहीं आएगा, g आएगा। बात समझ में आ गई? तो इसके एलिमेंट्स में से जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है वो माइनस करने हैं। तो कॉमन क्या था हमारे पास अभी? b और d। दैट्स इट। अब x इंटरसेक्शन y क्या था? b और d दोनों में कॉमन था, जिसको हमने हमेशा हटाया है दोनों में ही। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये हो गया ओनली x ओनली y, और ये बोथ। समझ गए? और अगर हम इन सबको कंबाइन कर दें तो x यूनियन y मिल जाएगा हमें। क्लियर है ना ये? तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। R क्या है आपके पास? सेट ऑफ रियल नंबर्स है, जितने भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो सारे। ठीक है, एंड Q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। Q क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, जितने मेरे रैशनल नंबर्स होते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो आप देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r माइनस क्यू। r माइनस क्यू मतलब कि आपके सारे रियल नंबर्स, उसमें से आप माइनस करवा रहे हो किसको? रैशनल नंबर्स। मीन्स जो नंबर्स हमारे p by q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो बचे हुए नंबर वो होंगे जो नंबर्स p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। मीन्स द रिमेनिंग नंबर्स आर कॉल्ड t विच इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। बचेंगे क्या हमारे पास? इरेशनल नंबर्स। देखो जितने भी रियल नंबर्स हैं आपके, रियल नंबर्स में से रियल नंबर्स क्या होता है? रैशनल एंड इरेशनल का कलेक्शन होता है। अगर आपने सारे रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर हटा दिए तो यू आर गोइंग टू हैव इरेशनल नंबर्स। गॉट द पॉइंट? तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज की क्लास का। तो इस क्वेश्चन में हमें बात करनी है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि क्यों है, सही है, गलत है, नहीं है। ये बोल रहे हैं कि ये दोनों सेट जो है डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट कब होते हैं? जब उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता। तो हम देखते हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट है क्या। ये रहा, कॉमन एलिमेंट मिल गया, तो नो, फॉल्स। क्यों? एज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। जो मेरा सेट ए और बी जो है, अगर मैं इसको बोल दूं सेट ए और इसको सेट बोल दूं बी, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट 5 नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आ गया, मीन्स 5 नहीं है, नल नहीं है, कुछ ना कुछ तो है, इट मीन्स ये डिसजॉइंट नहीं है। अब इसकी बात करूं मैं तो इसमें एक ही एलिमेंट कॉमन बहुत है, ज्यादा ढूंढने ही नहीं है। ऐसे नहीं कि सर मैं पूरी रामायण ढूंढने बैठ जाऊं कि कितने और एलिमेंट होते हैं, सारे ढूंढूंगा बैठ के मैं। तो सारे क्यों ढूंढने हैं? जब बात एक एलिमेंट से ही फेलियर मिल सकता है तो सारे क्यों ढूंढने हैं? फॉल्स। एज ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। 5 होना चाहिए बट 5 नहीं है, इसका मतलब ये नल सॉरी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, जॉइंट सेट है। इसमें मैं देखूं तो ये सारे इवन नंबर और ये सारे ऑड नंबर, तो हम बोल देंगे यस। कारण एज ए इंटरसेक्शन बी इज 5, तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो 5 है। इसलिए यहां बात करें तो फिर से ये 2 4 6 2 6 10 14 था, यहाँ 3 7 11 15 था। यहाँ भी अगर हम देखें तो 2 6 10 इवन नंबर्स, ये ऑड नंबर्स, तो यहाँ भी हम बोलेंगे यस, क्योंकि एज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5।
क्लियर है? ये समझ में आया अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमारी, आपको यहाँ पे थ्रू आउट द जर्नी पूरे साल भर बहुत क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। और हमारी जो लाइन है, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, तो ये लाइन आपके लिए ही है, क्योंकि आपके जो मैथ्स के फियर को दूर करना है, ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ और मैथ्स में ऑटोमेटिक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे और मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।